कैश फ्लो स्टेटमेंट में पहला पार्ट क्या होता है? कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज निकालने में डिफरेंट डिफरेंट स्टेप्स होंगे। सबसे बड़ा पार्ट ही कैश फ्लो स्टेटमेंट का होता है कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। उसमें डिफरेंट डिफरेंट स्टेप्स हैं। स्टेप वन क्या होता है? स्टेप वन होता है कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स। टैक्स तो हमें पता है कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स क्या होते हैं। पहले एक बारी ये पढ़ लेते हैं, छोटी सी चीज है, ध्यान से देखो। क्या होते हैं ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स? दे आर इनकम्स एंड एक्सपेंसेस। इनकम भी हो सकते हैं, एक्सपेंसेस भी। आइटम्स हैं एक्स्ट्राऑर्डिनरी इनकम, एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपेंसेस दैट अराइज फ्रॉम इवेंट्स or transactions that are clearly distinct from the ordinary business activities. Ordinary business activities से इनका कोई लेना देना नहीं है। Therefore, they are not expected to recur frequently or regularly. ये आपकी कोई रूटीन बिजनेस आइटम नहीं है, रूटीन बिजनेस एक्सपेंस या इनकम नहीं है। एग्जाम्पल, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के एग्जाम्पल, कॉम्पनसेशन पेड टू एम्प्लॉइज अंडर वॉलेंटरी रिटायरमेंट स्कीम। अब एकदम से कोई रिटायर कर गया, नॉर्मल रिटायरमेंट होती है तो पता है कि अब 60 साल के हो गए या 58 ईयर्स के हो गए, डिपेंडिंग ऑन द कंपनी रूल्स के, तो रिटायर होगा ही होगा। कोई प्री मेच्योर रिटायरमेंट ले ले वॉलेंटरी रिटायरमेंट स्कीम में, तो एकदम से आपका कोई खर्चा अराइज हो जाएगा। नॉन ऑपरेटिंग होता है वो, एक्स्ट्रॉर्डनरी नेचर का होता है वो। ऐसे ही अगर आपका कोई नेचुरल डिजास्टर हो जाए, नेचुरल डिजास्टर, अर्थक्वेक आ गया आपका कोई, उसमें स्टॉक डिस्ट्रॉय हो गया, कुछ नुकसान हो गया, अर्थक्वेक, सुनामी, कुछ भी नेचुरल डिजास्टर हो गया, तो वो एक एक्स्ट्रॉर्डनरी लॉस माना जाता है। ऐसे अगर आपको इंश्योरेंस क्लेम मिल जाए, एक तो होता है लॉस, एक होता है इनकम। इंश्योरेंस क्लेम्स जो हम रिसीव कर रहे हैं वो हमारी रूटीन बिजनेस इनकम नहीं है, वो भी एक्स्ट्रॉर्डनरी गेन्स माने जाते हैं। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में अब एक स्टॉक डिस्ट्रॉय होता है तो वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में माना जाता है कि नेचुरल कैलामिटी हो गई। अगर फिक्स्ड एसेट्स डिस्ट्रॉय हो जाए, फिक्स्ड एसेट्स, मशीन्स, व्हीकल्स, तो वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में शो कर देंगे। फाइनेंसिंग एक्टिविटी के लिए एक्स्ट्रॉर्डिनरी आइटम होता है बाय बैक ऑफ शेयर्स। इट इज अ फाइनेंसिंग एक्टिविटी बट इट इज नॉट अ रूटीन आइटम, इट इज नॉट अ रूटीन इवेंट। बाय बैक बड़ी रेयरली कंपनीज करती हैं। एक बारी शेयर्स इशू हो गए, मना नहीं कर रहे बाय बैक करने से, कर सकते हैं, बट ये रूटीन आइटम नहीं है, बिजनेस एक्टिविटी नहीं है। तो एक्स्ट्रॉर्डनरी आइटम्स एडजस्ट करे जाते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट में। कैसे करते हैं वो हम अभी देखेंगे, क्या होते हैं वो अभी हमने हमने सुना। तो वापस आ जाते हैं स्टेप वन पे। स्टेप वन, कैश फ्लो स्टेटमेंट में कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज निकाल रहे हैं, उसका स्टेप वन क्या होता है? कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रॉर्डिनरी आइटम्स। टैक्स और एक्स्ट्रॉर्डिनरी आइटम्स से पहले कितना प्रॉफिट था। तो सबसे पहले स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा आपका? सरप्लस। सरप्लस क्या है? बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। तो जो रिजर्व्स एंड सरप्लस में हमने ट्रांसफर करा था, क्या ट्रांसफर करा था, ध्यान से देखना, जो मैंने आपको कैलकुलेशन करके भी दिखाया। तो वो जब आपको लॉजिक समझाया था कि इनडायरेक्ट मेथड क्यों होता है, तो आपको बताया था जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है उसके बाद अप्रोप्रिएशन लाइक प्रपोज डिविडेंड, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, ट्रांसफर टू डीआरआर, ये सब करे जाते हैं, और जो लास्ट में बैलेंस बच गया वो आ जाता है सरप्लस में, बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। तो वो स्टार्टिंग पॉइंट होता है आपका। अगर आपको 2 साल का बैलेंस दे रखे, करंट ईयर का बैलेंस ये है, प्रीवियस ईयर का सरप्लस का बैलेंस ये था, तो करंट ईयर अगर मुझे निकालना है प्रॉफिट, तो करंट ईयर बैलेंस माइनस प्रीवियस ईयर बैलेंस निकल जाता है। तो ये हो गया आपका स्टार्टिंग पॉइंट। अब इसमें हमें क्या समझना है, क्या क्या ऐड होगा और क्या क्या माइनस होगा। ऐड फाइनल और प्रपोज डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द ईयर। तो क्या हुआ ये? प्रपोज्ड डिविडेंड
ऑफ प्रीवियस ईयर। तो जो हमने इतनी कहानियां सुनी वो अब काम आएंगी कि क्या ऐड हो रहा है, क्यों ऐड हो रहा है। करंट ईयर का प्रपोज डिविडेंड तो कैश फ्लो स्टेटमेंट में आता ही नहीं, वो तो नेक्स्ट, अभी तो कंटिंजेंट लायबिलिटी है। बट जो प्रीवियस ईयर का प्रपोज डिविडेंड है इट विल बी पेड इन द करंट ईयर। तो जो प्रीवियस ईयर का डिविडेंड है वो करंट ईयर में ऐड बैक होगा। क्यों ऐड बैक होगा? क्योंकि करंट ईयर के प्रॉफिट्स में से गया होगा, वो प्रॉफिट्स को तो रिड्यूस कर दिया बट वो ऑपरेटिंग एक्सपेंस नहीं है, तो ऐड बैक, वो फाइनेंशियल एक्सपेंस है, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में दिखाएंगे, तो अभी उसको ऐड बैक कर दो। सेम लॉजिक, इंटरिम डिविडेंड ऐड बैक कर दो। क्या है ये? फाइनेंसिंग एक्टिविटी। प्रपोज डिविडेंड में तो आपको ये भी समझना है कि अगर आपको दो डेटा गिवन हो, करंट ईयर का प्रपोज डिविडेंड और प्रीवियस ईयर का डिविडेंड प्रपोज डिविडेंड, तो करंट ईयर के प्रपोज डिविडेंड को तो इग्नोर कर दो, वो आपको कंफ्यूज करने के लिए दे रखा है, इट इज अ कंटिंजेंट लायबिलिटी। प्रीवियस ईयर का प्रपोज डिविडेंड पहले ऐड हो जाएगा, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में माइनस होगा क्योंकि वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। तो प्रपोज डिविडेंड क्या है? वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, फिक्स्ड एसेट नहीं, फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, तो जो हमने ट्रांसफर करे थे यहाँ पे भी आपको दिखाया था कि आप फाइनल अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स पे हो, आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे जाना है, तो अप्रोप्रिएशंस ऐड बैक कर दो। तो हम अप्रोप्रिएशंस, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, ट्रांसफर टू डीआरआर, ये सब अप्रोप्रिएशंस हैं। क्यों ऐड बैक कर रहे हैं? ये सब क्या होते हैं? आपके नॉन कैश ट्रांजैक्शंस। इसमें हम कोई कैश पेमेंट थोड़ी ना कर रहे हैं किसी को, ये कोई एक्सपेंसेस थोड़ी ना है। मेरे प्रॉफिट्स तो कम होते जा रहे हैं क्योंकि मैं रिजर्व्स में एलोकेट कर रहा हूँ, ये कोई खर्चा नहीं है, तो पैसे मेरे पास पड़े हुए हैं, ऐड बैक कर दो, निकालना चाहते हो तो। प्रोविजन फॉर टैक्स मेड ड्यूरिंग द ईयर, ऐड बैक कर देंगे। क्यों ऐड बैक कर देंगे? नॉन कैश। करंट ईयर जो आपने प्रोविजन क्रिएट करा, तो वो सब लॉजिक आपको बता दिए थे प्रोविजन फॉर टैक्स के, तो जो करंट ईयर का है मेड ड्यूरिंग द ईयर, करंट ईयर प्रोविजन ऐड बैक हो जाता है। क्यों ऐड बैक हो जाता है? उसने मेरे प्रॉफिट्स तो रिड्यूस कर दिए, पे तो नेक्स्ट ईयर ही होगा, ऐड बैक कर दिए सारे। और क्या ऐड होता है? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स डेबिटेड एज एक्सपेंसेस टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। आपके जितने भी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस में एक्सपेंसेस दिखा रहे हैं जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नेचर के हैं, नेचुरल डिजास्टर से कुछ हो गया, वॉलेंटरी रिटायरमेंट किसी ने ले ली, ऐसे कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस है, तो उनको ऐड बैक कर दो। क्यों ऐड बैक कर दो? कह रहे वो रूटीन बिजनेस एक्सपेंसेस नहीं है। आप निकालना चाहते हो ऑपरेटिंग प्रॉफिट, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट अगर आप एक्चुअली जानना चाहते हो कि हमने अपनी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से कितना कमाया, तो जो नॉन ऑपरेटिंग इवेंट्स हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इवेंट्स है, उनको रिवर्स कर दो, तो एक्सपेंसेस ऐड बैक कर दो। ऐसे ही एक्स्ट्रॉर्डनरी आइटम्स क्रेडिटेड एज इनकम, इनकम को माइनस कर दो। क्यों? कह रहे अगर एक्स्ट्रॉर्डनरी इनकम कोई जनरेट हुई है तो उसने मेरे प्रॉफिट्स को बढ़ा दिया होगा, उसने मेरे प्रॉफिट्स को बढ़ा दिया होगा, तो मेरे प्रॉफिट्स तो बढ़ गए, क्या वो मेरी बिजनेस इनकम है? क्या वो मेरी रूटीन ऑपरेटिंग इनकम है? कह रहे नो। तो कह रहे अगर जानना चाहते हो कि ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से कितना कमाया, कितना कैश आया, तो वो माइनस कर दो। तो बिल्कुल वही लॉजिक कि एक्स्ट्रॉर्डिनरी एक्सपेंसेस ऐड क्यों हो रहे हैं? वो बिजनेस एक्सपेंसेस, रूटीन बिजनेस एक्सपेंसेस नहीं है, ऐड बैक करो। ऐसे एक्स्ट्रॉर्डिनरी गेन्स जो हैं वो रूटीन बिजनेस इनकम नहीं है, उनको माइनस करो। और क्या माइनस करेंगे? रिफंड ऑफ इनकम टैक्स क्रेडिटेड टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। तो जो आपने प्रोविजन फॉर टैक्स क्रिएट करा, उसने आपके प्रॉफिट्स को रिड्यूस कर दिए थे, बट पेमेंट नहीं हुई तो हमने उसको ऐड बैक कर दिया। ओके। ऐसी अगर कुछ रिफंड आया है आपके पास, कुछ रिफंड आया है, तो आपके स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस में क्रेडिट हो रहा होगा, आपकी इनकम बढ़ गई, बट क्या वो बिजनेस इनकम है? कह रहे नो। तो कह रहे फिर उसको माइनस करो, उसको माइनस करो। जब हम क्वेश्चंस में आएंगे तो हम देखेंगे जब रिफंड दिखा रहे हो तो उसको नेट ऑफ पेमेंट करके दिखाना। नेट ऑफ पेमेंट का मतलब होता है कि आगे जाके लास्ट में जब हम दिखाएंगे पता चल जाएगा जो पेमेंट हुई है करंट ईयर में और अगर कुछ रिफंड हुआ है तो उनकी आपस में एडजस्टमेंट हो जाती है। इस पार्ट में नहीं, स्टेप 1 में नहीं, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में ही लास्ट स्टेप में जाके। बस ये बता रहा हूँ कि जब रिफंड ऑफ टैक्स हो तो ध्यान से पढ़ लेना करंट ईयर में कुछ पेमेंट हुई है क्या, तो उनकी कुछ एडजस्टमेंट होगी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में लास्ट में। अभी क्या है? कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में स्टेप 1 में हम क्या सीख रहे हैं? कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स।
क्या क्या ऐड करा? प्रपोज डिविडेंड ऑफ प्रीवियस ईयर, इंटरिम डिविडेंड ऑफ करंट ईयर, प्रोविजन फॉर टैक्स ऑफ करंट ईयर, ट्रांसफर टू रिजर्व्स, जनरल रिजर्व, डीआरआर, एक्स्ट्रॉर्डनरी एक्सपेंसेस ऐड कर दिए, माइनस कर दिए एक्स्ट्रॉर्डनरी इनकम्स और रिफंड ऑफ टैक्स। अभी सिर्फ स्टेप 1 ऑफ कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। इसके बाद हम देखेंगे कि कैश वर्किंग का जो प्रॉफिट्स निकलेंगे बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, उसको बोलते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। फिर उसके बाद कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस, फिर आएगा कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। मल्टीपल स्टेप्स बचे हैं कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में ही। अभी हमने सिर्फ और सिर्फ निकाला है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रॉर्डनरी आइटम्स।